हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा जैन एंड वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 31 दिसंबर के करंट अफेयर्स। आज इस साल का आखिरी करंट अफेयर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको लेनी है तो परचम के टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं। आज के करंट अफेयर्स में हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में, इसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस की न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। कोई भी ऐसा खास इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है जिनके बारे में आज हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि कल का जो हमारा सीए हुआ था उसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पर्सन को डिस्कस कर लिया था। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के बारे में। तो यहाँ पर हमारी एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, और इसको संभालने का काम कौन करता है? नितिन गडकरी जी करते हैं। उनके द्वारा एक पॉलिसी, एक ड्राफ्ट तैयार किया है और उसमें कहा है जो डंपिंग साइट पे हम डंप कर देते हैं वेस्ट मटेरियल को, जो इनर्ट सॉलिड वेस्ट होते हैं, इनका इस्तेमाल हम रोड कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने एक पॉलिसी तैयार की है, ड्राफ्ट अ पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ इनर्ट वेस्ट मटेरियल। इस पॉलिसी में कहा है डंपिंग साइट पे जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल डंप किया जाता है, इनका उपयोग हम एम्बैंकमेंट अलोंग साइड नेशनल हाईवे जो होते हैं, उनके जो दोनों तरफ एम्बैंकमेंट लगे होते हैं, एक तरीके से स्टॉपर्स जो लगे होते हैं, उनको तैयार करने में इस वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमारी कॉस्ट भी रिड्यूस होगी और जो हमारी फॉसिल फ्यूल वगैरह पे डिपेंडेंसी है वो भी रिड्यूस होगी। इससे हमें फ़ायदा मिलेगा आने वाले समय में। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने ये भी कहा है कि जो हमारा यूजेबल, मतलब जो हम वाटर यूज़ कर चुके हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर है, तो उस वेस्ट वाटर को वापस से थोड़ा सा रिसाइकिल करके उसका इस्तेमाल किया जाए एंड ओल्ड टायर्स का इस्तेमाल किया जाए विद विटामिन फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन। ये बात भी इस पॉलिसी में कही गई है। क्लियर है? जिससे क्या होगा, सॉलिड वेस्ट जो है उसको भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया जा सकेगा और फॉसिल फ्यूल में कमी आएगी, उसका उपयोग पे थोड़ी सी कमी आएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो पाएगा। इसलिए इस पॉलिसी को तैयार किया गया है। इसका कुछ एग्जाम्पल भी मिनिस्ट्री ने दिया है कि अभी हम जिन सड़कों का निर्माण कर रहे हैं उनमें हमने सॉलिड वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया है। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैज़ ऑलरेडी यूज्ड इनर्ट मटेरियल फ्रॉम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका इस्तेमाल ऑलरेडी हमारी रोड्स को बनाने में किया जा रहा है। ऐसा हमें मिनिस्ट्री ऑफ रोड अफेयर्स के द्वारा, रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे देखेंगे आप कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि धौलेरा प्रोजेक्ट अहमदाबाद में, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो पहला स्ट्रेच तैयार किया है उसमें इस म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बताया है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 दैट कनेक्ट NH44, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे ऑन NH48 इन दिल्ली। इसके अलावा द गार्बेज फ्रॉम दिल्ली 3 लैंडफिल साइट्स गाजीपुर, ओखला एंड भालसवा, इनकी जो डंप साइट्स हैं वहाँ से भी सॉलिड वेस्ट का यूज़ करते हुए अर्बन एक्सटेंशन रोड की जा रही हैं कैपिटल सिटी में, कैपिटल रिंग रोड। ठीक है, ये बात बताई गई है। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बात करते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर को 2014 में लॉन्च हुआ था। तो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि 2019 में भारत में हर एक घर में जो है वो टॉयलेट हो, मतलब एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन इन द कंट्री बाय 2019। ये इसका बेसिकली मकसद था। अगर हम इस 2.0 के बारे में बात करें, स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, इसका अगर लॉन्चिंग की बात करें 2021 में फेब 2021 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको संभालने का काम कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स करते हैं। और इन्होंने इस स्कीम को 5 सालों के लिए लॉन्च किया था, और 5 साल मतलब 2021 से 2026 के लिए, 2021 से 2026 तक के लिए स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या है? जो सिटीज़ हैं या अर्बन सिटीज़ हैं उनको गार्बेज फ्री बनाना है। ठीक है, ये इसका बेसिकली मकसद है आने वाले 5 ईयर्स के लिए। आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ और स्कीम्स और कुछ और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। उसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अबाउट द SSC जनरल अवेयरनेस कोर्स। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और कोई भी एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हैं जहाँ पे करंट अफेयर्स के अलावा जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है तो इस कोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड पूजा 20 कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं एडिशनल 20% डिस्काउंट के लिए। अच्छा, वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब गुजरात।
तो गुजरात ने क्लेम किया है कि उसे पेट्रो कैपिटल डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो गुजरात में हो रहा है और एक पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की तरह उभर के निकला है गुजरात। तो गुजरात यहाँ पे क्लेम करता है कि इंडिया की पेट्रोकेमिकल गुजरात को बनाई जाए, क्योंकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रास रूट ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर है, जामनगर में है। एंड ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो दहेज में है, भरूच डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आपको गुजरात में देखने को मिलेंगी, इसलिए गुजरात ने कहा है कि वो पेट्रोकेमिकल कहलाया जाए। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जामनगर रिफाइनरी जो है वो लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी है इन द वर्ल्ड, और इसका अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो 1.4 मिलियन बैरल पर डे ये क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी को रखता है, इसलिए ये डिमांड उठाई गई है। नेक्स्ट बात अगर हम करें गुजरात से ही है, तो गुजरात में द्वारिका सिटी में शुरू होने वाला है सबमरीन टूरिज्म। ठीक है ना, ये भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पर्यटक जो हैं या टूरिस्ट जो हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप देख सकते हैं इस तरीके से एक सबमरीन है और लगभग 100 मीटर की डेप्थ में ये जाएगी और विजिट कराएगी। ठीक है। तो गुजरात जो है उसने अनवील किया है इंडिया का फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म इन द्वारिका। ठीक है। गुजरात में पहली बार इंडिया का पहला सबमरीन टूरिज्म की शुरुआत हो रही है द्वारिका में। ठीक है। और इसके लिए इन्होंने हाथ किससे मिला है, मजगांव डॉक लिमिटेड मतलब MDL, क्योंकि अब जो सबमरीन है कोई तो तैयार करके देगा, तो MDL के साथ यहाँ पर हाथ मिलाए गए हैं। ठीक है। और ये जो स्मॉल आइलैंड है द्वारिका बेट, वहाँ पर ये पूरा सबमरीन ऑपरेशन में आएगी और दिवाली से पहले 2024 में दिवाली से पहले इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। क्लियर। इसमें यहाँ पे जो टूरिस्ट है उनको 100 मीटर की डाइव कराई जाएगी, मतलब 100 मीटर तक यहाँ पे टूरिस्ट को नीचे समुद्र में ले जाया जाएगा, जिससे वो एक मरीन लाइफ का एक्सपीरियंस भी ले सके। तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्यटन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। उसी प्रकार यहाँ पर एक और न्यूज़ आती है राजस्थान से। तो राजस्थान का पहला स्नेक पार्क तैयार होने जा रहा है, जल्दी ही ओपन कर दिया जाएगा। कहाँ पर, कोटा में। और ये बात हमें सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा बताई गई है, क्योंकि अगर आपको जू तैयार करना है तो सेंट्रल जू अथॉरिटी से आपको परमिशन लगेगी, उनका अप्रूवल लगेगा, उसके बाद ही आप जू तैयार कर सकते हैं। तो राजस्थान का पहला जो स्नेक पार्क है वो जल्दी ही ओपन होगा कोटा में, और रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। ठीक है। इसमें आपको 29 इंडियन एंड 4 अमेरिकन स्पीसीज देखने को मिलेंगे और लगभग 10 करोड़ के बजट के साथ इसको तैयार किया गया है। क्लियर। अगर हम बात करें सेंट्रल जू अथॉरिटी के बारे में, तो ये गवर्नमेंट की बॉडी है और काम किसके अंदर करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है। इस बॉडी का फॉर्मेशन 1992 में होता है, वो भी इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर। तो हमारा जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसके अंतर्गत 1992 में इस बॉडी का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने पावर मिनिस्टर के बारे में, जो कि है RK सिंह। और RK सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है पावर ग्रिड विश्राम सदन इन बेंगलुरु। अब यहाँ पे देखिएगा पावर ग्रिड क्या चाहता है कि जो रिमोट एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज़ रहती हैं उनको हम सपोर्ट करें, मतलब सोशल सर्विसेज करें। अगर पुअर फैमिली या रिमोट एरिया में जो पुअर फैमिलीज़ हो रही हैं वो इंजर्ड हो गई या वो बीमार हो गई, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, तो उनको एक सस्ती जगह में रखा जाए और मतलब एक पूरे कॉम्प्लेक्स में उनको रखा जाए और उनका प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए, जिससे उन तक भी हेल्थ फैसिलिटी पहुँच सके। और मतलब एक तरीके से सोशल सर्विसेज करने के लिए पावर ग्रिड का ये इनिशिएटिव है, जिसको लॉन्च किसने किया है, पावर मिनिस्टर RK सिंह जी के द्वारा किया गया है। तो RK सिंह अप्रिशिएटेड द सोशल वेलफेयर एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द पावर ग्रिड इन द प्रोग्राम, और इसके लिए विश्राम सदन को इनॉग्रेट किया गया है, जो कि पुअर पीपल्स जो है रिमोट एरिया में उनको फायदा पहुंचाएंगे। लगभग 2 स्टोरीज का ये रेस्ट हाउस है, जिसमें आपको लगभग 23 करोड़ रुपीस की लागत यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आई है, जिसमें 55 रूम्स हैं और सारी एमिनिटीज या फैसिलिटी इन रूम में है जो भी मेडिकल्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। दीज रेस्ट होम्स कैन प्रोवाइड द मैक्सिमम पॉसिबल रिलीफ टू द पेशेंट अटेंड। ठीक है। अब पावर ग्रिड का ये जो विश्राम सदन है वो कई सारे शहरों में, कई सारी सिटीज़ में या प्रमाइसेस में ओपन किए जाने की पॉसिबिलिटी है, इन्होंने कहा है, जिससे कई सारे जनरल पब्लिक जो है उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है। जैसे कि एम्स न्यू दिल्ली में, IGIMS पटना, DMCH दरभंगा, इन सारी जगहों में। इसके अलावा आपका गुवाहाटी के अलावा रांची, झांसी में भी इस तरीके के जो पावर ग्रिड के विश्राम सदन को तैयार किया जाएगा।
पावर ग्रिड क्या है? तो पावर ग्रिड एक शेड्यूल है, महारत्न पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन 23 अक्टूबर को 1989 में होता है बाय द कंपनी एक्ट 1956, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर बात करने वाले हैं हम 7th नंबर की फेरी के बारे में, फेरी क्राफ्ट के बारे में, जिसका नाम है मंजुला, ठीक है। इंडियन नेवी को दे दी गई है, कमीशन कर दी गई है। तो डिलीवरी ऑफ 7th 250 मैन फेरी क्राफ्ट मंजुला, इसको हैंड ओवर कर दिया गया है इंडियन नेवी को। एक्चुअली मैं बता दूं आपको, आत्मनिर्भर भारत जो इनिशिएटिव है ना, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 इस तरीके की फेरी तैयार करने का बोला था, और इन फेरी की जो कैपेसिटी है पैसेंजर को होल्ड करने की कैपेसिटी वो 250 पैसेंजर है, मतलब 250 यात्रियों को ये कैरी कर सकती है, बैठाल कर ले जा सकती है। इसलिए इसका नाम क्या लिखा है, 7 × 250, मतलब 7 फेरी जिनमें हर एक की कैपेसिटी 250 पैसेंजर को कैरी करनी की है। तो ये डिलीवर करने की बात की गई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, किसे दिया था कॉन्ट्रैक्ट? तो शालीमार वर्क लिमिटेड कोलकाता को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, और इनको 7 इस तरीके की फेरी तैयार करनी थी। तो ये 7वें नंबर की फाइनली, जिसका नाम है मंजुला, इसको तैयार करके दे दिया गया है, हैंड ओवर कर दिया गया है नेवी को। इसके पहले 6 को ऑलरेडी डिलीवर किया जा चुका था। इससे फायदा क्या होगा? तो इससे इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंप्रूव होगी, और जो भी मटेरियल पैसेंजर को आना जाना रहता है पोर्ट्स और सबमरीन तक, एंकर तक ले जाने के लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा सब कुछ, मटेरियल या लॉजिस्टिक सप्लाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ और डेटा रिलीज किया है। क्या बोला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? कि इंडिया रैंक्ड 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। भारत पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे स्टील के उत्पादन में भारत का स्थान आता है, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डेटा से कहा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने हमें बताया है कि हमारा जो डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन है वो 90 मिलियन टन है। वहीं अगर हम अपना डोमेस्टिक स्टील कंजप्शन देखते हैं तो 87 मिलियन टन है, मतलब हम 90 मिलियन टन उत्पादन करते हैं अपने घरेलू स्तर पर, और घरेलू स्तर पर जो हमारा कंजप्शन, मतलब हम जो उपभोग कर रहे हैं, वो 87 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की थी, इससे स्टील सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हुआ है, जिसके कारण यहाँ पे प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हुआ है, और इंडिया जो है वो 2nd लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर हमारी कंट्री का बन गया है, वर्ल्ड का बन गया है, ठीक है। अगर हम भारत में स्टेटस देखें स्टील प्रोडक्शन का, तो आप देखेंगे 2022-23 में इंडिया ने लगभग 72 मिलियन टन स्टील को एक्सपोर्ट किया था, ठीक है। डन। नेक्स्ट है हमारी जो कैपेसिटी है वो हम 435 मिलियन टन तक कर लेंगे बाय 2050। हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन है वो 435 मिलियन टन हो जाएगा 2050 तक। इसके अलावा स्टील सेक्टर में हमने ग्रोथ देखी है, 2008 से अभी तक हमने 75% इंक्रीमेंट देखा है हमारे स्टील सेक्टर में, ठीक है। अगर स्टील कंजप्शन पर कैपिटा की बात करें इंडिया में तो 86.7 किलोग्राम रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में, ठीक है। स्टील कंजप्शन पर कैपिटा मतलब हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के हिसाब से स्टील का कंजप्शन क्या रहा है फाइनेंशियल ईयर 23 में, तो 86.7 किलोग्राम रहा है, ठीक है। चलिए अब अगेन बात करते हैं हम अपने इसरो के बारे में, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो रिसेंटली इसरो ने अनाउंस किया है कि वो आने वाले 5 ईयर में, आने वाले 5 सालों में 50 सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा। कितने? 50 सैटेलाइट्स को आने वाले 5 सालों में लॉन्च किया जाएगा टू बूस्ट इंटेलिजेंस एबिलिटी, ठीक है। मिलिट्री पर्पस से जनरली अधिकतर आपके सैटेलाइट्स होंगे, ऐसा बोला गया है, जिससे जो मिलिट्री पर्पसेस के लिए आप सैटेलाइट भेजेंगे तो इनका इस्तेमाल बेसिकली निगरानी रखने के लिए, और कई 1000 से लेके 1000 किलोमीटर तक का जो एरिया है उस पर निगरानी रखने, स्पाई का काम बेसिकली ये सैटेलाइट करेंगे। These satellite will be able to detect various activities from a range of thousands of kilometer। ये इनकी खास बात होगी, अलग अलग ऑर्बिट में इनको लॉन्च किया जाएगा। आने वाले 5 साल में हमारा टारगेट है कि हम 50 सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, ऐसा इसरो का कहना, और मैक्सिमम जो सैटेलाइट यूज होंगी वो मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगी। अगर अब हम फिलहाल रैंकिंग की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी कंट्री है जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट यूज करती है फॉर द मिलिट्री पर्पसेस, ठीक है। तो हमारे भारत की रैंकिंग आप देखेंगे 7th नंबर पे, और इंडिया के पास केवल और केवल अभी 9 ऐसे सैटेलाइट है जो हम मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए इनकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारी जो बाउंड्री है, चाहे वो कोस्टल बाउंड्री हो या फिर लैंड बाउंड्री हो, तो वो काफी बड़ी है,
और स्पेशली हमारी जो लैंड बाउंड्री है उसमें हमें निगरानी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे ये फैसला लिया गया है। तो अगर हम देखें कंट्री जो कि सबसे ज़्यादा मिलिट्री सैटेलाइट इस्तेमाल कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, वो है यूएसए के पास नंबर ऑफ मिलिट्री सैटेलाइट सबसे ज़्यादा है। यूएसए के बाद चाइना, रशिया, फ्रांस, इटली, इजराइल और फिर 7वें नंबर पर इंडिया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब बैंक के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे आप चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स। पहले हम बात करते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, बाद में बाकी सारी कहानियों को थोड़ी देर के लिए समझते हैं। देखिएगा हमारी कंट्री में जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स होती हैं, जिनमें हम छोटे छोटे जो हमारे बचत करने के तरीके होते हैं बेसिकली, वो 3 कैटेगरी में होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पोस्टल डिपॉजिट, जिसमें आपके सेविंग अकाउंट आते हैं, हम सेविंग अकाउंट की मदद से अपने बचत खाता अपना, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड मंथली इनकम स्कीम। ठीक है, फिर सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे कि नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र, इनकी मदद से भी लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं और उन पे उनको अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, गर्ल चाइल्ड के लिए है ये, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ठीक है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। तो ये कुछ स्कीम है जिनकी ये छोटी छोटी स्कीम है जिनके जरिए लोग अपनी बचत करते हैं, सेविंग करते हैं। और जब आप इनमें सेविंग अकाउंट पे अपना पैसा डालते हैं या फिर आपने पीपीएफ में पैसा डाला या आपने सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डाला, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर आपको ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, और इस इंटरेस्ट रेट को आरबीआई वगैरह डिसाइड करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया है फॉर द जनवरी से लेकर मार्च 2024 तक के लिए। क्या रेट डिसाइड किए हैं, आइए हम बात करते हैं। तो लगातार 6वीं बार 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया है। सुकन्या समृद्धि योजना में 0.20% का इंक्रीमेंट देखा गया है। पहले ये जो इंटरेस्ट रेट था वो 8% था, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए इसको तो 8.20%। 8.20% इंटरेस्ट रेट रहने वाला है सुकन्या समृद्धि योजना में। अगर हम किसान विकास पत्र के बारे में बात करें तो इसमें 7.5% इंटरेस्ट रेट है। पीपीएफ इंपॉर्टेंट है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, 7.1% ब्याज दर रहने वाली है। सुकन्या समृद्धि योजना हमने देख ली है 8.2%। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, यहाँ पर भी ब्याज दर देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें अबाउट द सुकन्या समृद्धि योजना, तो इस स्कीम को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 में। इंपॉर्टेंट डेट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 22 जनवरी 2015 का दिन था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सुकन्या समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मकसद क्या था? गर्ल्स चाइल्ड के वेलफेयर को प्रमोट करना। जब बच्ची का जन्म होता है तो उनके पेरेंट्स इस प्रकार के बचत खाते को ओपन करें और जब उनकी शादी हो या वो 18 साल की हो जाए तो अच्छा लमसम अमाउंट उनको मिल जाता है। इस तरीके से ये स्कीम चलती है जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 250 रुपये पर ईयर से लेकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1,50,000 होता है। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं और आई थिंक ये लास्ट न्यूज़ है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो या फिर आपने अमेज़ोन से शॉपिंग करते हैं, और जब शॉपिंग करते हो पेमेंट करने का समय आता है तो हम डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पेमेंट करते हैं। और जब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके किसी मर्चेंट के पास जाके पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपकी डिटेल जो है वो मर्चेंट के पास पहुंच गई और मर्चेंट के पास अपना एक डेटाबेस तैयार हो गया जो कि कस्टमर का डेटाबेस होता है। आजकल यही तो हो रहा है। तो ये जो कार्ड डिटेल है जब स्टोर हो जाती है मर्चेंट के पास, उसे हम कार्ड ऑन फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, फ्रॉड होना, धोखाधड़ी होने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उतना ज़्यादा हमारी डिटेल, अकाउंट डिटेल, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की हो या डेबिट कार्ड की, वो उतनी सिक्योर नहीं होती। तो इस सिक्योरिटी को लाने के लिए कि अगर आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, अपनी डिटेल को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वहाँ पे, तो आपको सिक्योरिटी फीचर प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई का ये इनिशिएटिव है कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन, और इसको इनेबल कर दिया गया है, मतलब अब एप्लीकेबल है सब कहीं। इन ऑर्डर टू मेक डिजिटल पेमेंट मोर सिक्योर, सेफ एंड साउंड, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ enabled कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन through card issuing bank and the
इसमें क्या होगा, जैसे कि आपने कार्ड की डिटेल है, आपको हर कहीं अपनी सेम कार्ड की डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। एक रैंडम कुछ कैरेक्टर एंड नंबर की एक स्ट्रिंग जनरेट होगी, रैंडम होगी वो, और वही आपका क्या होगा, टोकन होगा। तो आपको अपना जो एक्चुअल क्रेडिट कार्ड नंबर है या एक्चुअल डेबिट कार्ड नंबर है वो कहीं पर भी किसी भी मर्चेंट शॉप पे जाके या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उस डेटा को फिल करने की ज़रूरत नहीं। आपको जो एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर जनरेट हुई है, एक टोकन नंबर जो जनरेट हुआ है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे पेमेंट करने के लिए, और हर बार वो चेंज भी होगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं होगा, वो एक समय पीरियड के लिए ही रहेगा, एक टाइम पीरियड के लिए रहेगा, जिसमें आपको इनिशियल कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी। दिस टोकन इज रेंडमली जनरेटेड, तो कोई कॉपी पेस्ट वाला मामला ही नहीं है, मतलब सिक्योर है। स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर दैट हैज नो इंट्रिंसिक वैल्यू एंड इज मीनिंगलेस आउटसाइड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन। तो उसके बाद आप इस टोकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका कार्ड जो है वो सिक्योर रहेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन भी हर किसी के साथ शेयर नहीं होगी। तो इंटरनेट बैंकिंग चैनल के ज़रिए, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए हम इस टोकन को जनरेट कर सकते हैं। टोकन कस्टमर की मर्ज़ी से ही जनरेट होगा, और कार्ड होल्डर जो है वो किसी भी समय अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं कि आज ही करना है, नहीं करना, हमारा मन नहीं है टोकन जनरेट कराना, 1 साल बाद हमें याद आया कि हमें टोकन जनरेट करना है, तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कार्ड होल्डर टोकन को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और शॉर्ट न्यूज़। तो एक न्यूज़ है हमारे पास हिमाचल प्रदेश से, और कंट्री का पहला हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत किसने की है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हमारे पास न्यूज़ है कि कंट्री की पहली हिमालयन एयर सफारी की शुरुआत किसने की है, उत्तराखंड ने की है। और उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर एक और एडवेंचरस फैसिलिटी की शुरुआत की गई है, विच इज़ ग्रेकोकॉप्टर। ये पहली बार किसी स्टेट में, कंट्री में इस तरीके के एडवेंचरस की शुरुआत हो रही है, वो है उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं केरला से। तो केरला के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन, सभी को पता है, और इन्होंने एक नया बोर्ड बनाया है। किस चीज़ के लिए बोर्ड बनाया है, केरला पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिससे एक प्रॉपर मैनर में, ट्रांसपेरेंसी के साथ और इफ़िशिएंट तरीके से हम यहाँ पे पब्लिक सेक्टर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नियुक्ति कर सके, अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट प्रोसेस को किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन कैबिनेट की अभी मीटिंग हो रही थी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, और उसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर माइग्रेशन एंड मूवमेंट एग्रीमेंट को अप्रूव किया गया है, किसके साथ, इटली के साथ। मतलब हमारे देश में इटली से कुछ लोग आते हैं, भारत के लोग इटली में जाते हैं, तो जो माइग्रेशन प्रोसेस है वो ईजी हो सके, उसके लिए माइग्रेशन एंड मूवमेंट एग्रीमेंट तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है LIC, मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने S सुंदर कृष्णन को CRO मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब ब्रिक्स कंट्री के बारे में। ब्रिक्स में आपको पता है 5 कंट्री आती है, कौन कौन सी, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, जो कि एक ग्रुप है इमर्जिंग इकोनॉमी का। तो अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है जेवियर मिले, इन्होंने ऑफिशियली डिक्लाइन कर दिया है इन्विटेशन कि वो ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन है, जगदीप धनखड़ जी हैं, और इनको एक्स ऑफिसो चांसलर बनाया गया है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट मैं जो बात करने वाली हूँ, अगली एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ एक बुक के बारे में, और वो बुक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका टाइटल इंपॉर्टेंट है, द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। इस बुक को रिसेंटली पब्लिश किया गया है, और इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है माधव गोडबोले जी की बुक का नाम है, ठीक है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा। तो टाइटल इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑथर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डन। चलिए अब हम देखते हैं कुछ रिवीजन क्वेश्चन, जो न्यूज़ हमने कल डिस्कस की थी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF किसे बनाया गया है, तो अनीश दयाल सिंह को, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, प्रजा पालन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है, तो तेलंगाना गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम है। नेक्स्ट, यूनियन कैबिनेट के द्वारा किस सिटी में, न्यूजीलैंड की किस सिटी में अपना कॉन्सुलेट जनरल ओपन होगा, मतलब अपना भारत का दूतावास न्यूजीलैंड की किस सिटी में ओपन होगा, आंसर हो जाएगा ऑकलैंड में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इंडिया ने किस कंट्री के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन या मूवमेंट एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पे साइन किया है, सो आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जैकस डेलोस ही पास्ड अवे रिसेंटली, ये किस फर्म के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं यूरोपियन यूनियन कमीशन के, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पर्सन थे इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए।
फिर मैंने आपको बताया था कि अभी एक नया रिसर्च सामने आई है और वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोर्ट सामने आया है जिसका नाम है आमनिया फोर्ट। कहाँ पर है? तो ये फोर्ट आपको देखने को मिलेगा साइबेरिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली राजस्थान असेंबली स्पीकर, राजस्थान विधानसभा का स्पीकर किसे अपॉइंट किया गया था? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव देवनानी, ऑप्शन डी मैंने डिस्कस किया है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। रिसेंटली इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 को पब्लिश किया गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें कौन सा स्टेट है जो मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट है टू वर्क, सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं काम करने के लिए? कर्नाटका है, तेलंगाना है, केरला है या गुजरात है? जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।